हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नसीब हर किसी का आसा नहीं होता है, नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता है। नसीब अच्छा खुद को बनाना पड़ता है, नसीब अच्छा खुद को बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब अच्छा बना लेता है, इतिहास वही रच लेता है। जो अपना नसीब बना लेता है, इतिहास वही रच लेता है। फिर से मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के भूगोल के ऊपर, और राजस्थान के भूगोल के ऊपर प्यारे मित्रों हम बात कर रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर। राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी और उसके अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र को हमने 3 भागों के अंदर बांटा था। पहले राजस्थान के अपवाह तंत्र का हम मोटा मोटा रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों के अंदर बांटा था, जिसके अंदर पहला आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर। और आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर हमने बात की सर्वप्रथम घग्गर नदी के ऊपर। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी। और आंतरिक अपवाह तंत्र की यानी पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। घग्गर नदी के ऊपर मित्रों हमने बात की कि घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां कालका नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से होता है। टिब्बी तलवाड़ा नामक स्थान से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इसके ऊपर हमने बात की कि इसका अंतिम पॉइंट फोर्टाबाज यानी फोर्टाबाज पाकिस्तान है। अगर इस नदी के अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है तो हमने बात की हनुमान जंक्शन या फोर्टाबाज पाकिस्तान, इस 2 स्थानों पर क्या आती है, बाढ़ आने की संभावना है। इसी नदी के किनारे हमने बात की कि 3 सभ्यताएं, रंगमैल, पीलीबंगा और कालीबंगा। इसी के किनारे एक दुर्ग है जिसका नाम है बटनेर का दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित है। उससे आगे मैंने बात की तलवाड़ा झील इस नदी के किनारे है। उससे आगे मैंने बात की कांतली नदी के ऊपर। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। सीकर के बाद ये बहती है झुंझुनू के अंदर बहती है। उससे आगे मैंने बात की ये इस नदी का जो अंतिम पॉइंट है वो मंडरेला स्थान या झुंझुनू और सूरू के सीमा के ऊपर पड़ता है। इसके आगे बात की इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसे तोरावाटी कहते हैं, क्योंकि इस नदी के प्रवाह क्षेत्र के किनारे तंवर वंशीय राजपूती मतलब शासन करते थे। इस कारण इसके प्रवाह क्षेत्र का नाम तंवर वंशी। उससे आगे बात की इस नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई। एक तो सुनारी सभ्यता जिसका उद्गम सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू के अंदर पड़ती है। ज्ञानेश्वर सभ्यता जो हमारी पड़ती है सीकर के अंदर। उससे आगे मैंने बात की सांबर नदी के अंदर गिरने वाली नदियाँ, बात की मेंथा नदी जो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। उससे आगे मैंने बात की खारी, खंडेला। उसके बाद में रूपनगढ़ नदी जो किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से निकलती है। मैंने बात की रूपनगढ़ नदी के किनारे एक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है उसका नाम है निम्बारक संप्रदाय, जिसकी स्थापना निम्बारकाचार्य ने की। उसके बाद में हमने देखा इस नदी के अंदर जो सांबर झील है, इस सांबर झील के अंदर गिरने वाली इस सांबर झील के अंदर जो नाले गिरते हैं उस नालों के ऊपर हमने बात की। सांबर झील के अंदर जो नाले गिरती है उस नालों के ऊपर हमने बात की। जपोक का नाला, नलियासर का नाला, उसके बाद साकंबरी नाला, देवयानी नाला, ये प्रमुख नाले हैं जो सांबर झील के अंदर गिरते हैं। उससे आगे हमने बात की बाणगंगा नदी के ऊपर की बाणगंगा नदी के ऊपर कल हमने बात की बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है बैराट की पहाड़ी। हमने कैसे याद रखा था, ब से बैराट, ब से बाण गंगा, ब से बैराट और ब से बाण गंगा। उससे आगे हमने इस नदी के ऊपर विस्तार से बात की कि इस नदी का जयपुर, दौसा और भरतपुर में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है। उससे आगे मैंने बात की कि ये नदी अपना पानी पहले यूपी फतेहगढ़ के अंदर ले जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये अपना जल भरतपुर तक ही सीमित रखती है। भरतपुर से आगे ये अपना जल नहीं ले जा पाती है। उससे आगे मैंने बात की इस नदी पर 2 बांध बने हुए, जमुआ रामगढ़ बांध जो जयपुर के अंदर बना है इसके पास ही,
1982 के अंदर जो एशियाई खेल हुए थे, उस खेलों में जो नौकायान खेल होता है वो खेल इस नदी के अंदर खेला गया। उससे आगे हमने बात की, इस नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है अजान बांध, और अजान बांध से ही हमने बात की थी कि पांचना बांध जो करौली के अंदर बना है इसको पानी दिया जाता है, और अजान बांध से ही जो भरतपुर के अंदर घना पक्षी विहार अभ्यारण्य बना है उसके अंदर ही क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है। उससे आगे हम जो हमारी नदियां बसी थी उस नदियां के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो कौन सी नदियां बसी थी जिसके ऊपर हमारी चर्चा जारी थी, तो उसके अंदर जो पहली नदी है जिसका नाम है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी, जिसके ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। साबी नदी के ऊपर। किसके ऊपर? पहले राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है? राजस्थान का अपवाह तंत्र। उसके अंदर हम सर्वप्रथम जिस नदियों के ऊपर बात कर रहे थे उस नदियों का नाम है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। साबी नदी के बारे में बात करते हैं, किस पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। पहले एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम इस नदी के बारे में बात करते हैं। तो साबी नदी सेवर की पहाड़ियां से निकलती है। सेवर की पहाड़ियां से निकलती है। कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियां। और सेवर की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है सर? सेवर की पहाड़ियां पड़ती है जयपुर के अंदर। कहां से? जयपुर के अंदर। जयपुर के बाद ये अलवर के बाद बहती है आगे, ये अलवर से बहती है आगे, ये दो जिलों के अंदर बहती है। जयपुर के बाद बहती है ये अलवर। जयपुर और अलवर में बहती, अलवर के अंदर, वर के अंदर बहती है। और इसका अंतिम स्थान है जो है नसबगढ़ झील। कहां पड़ती है? यूपी के अंदर। नछबगढ़ झील पड़ती है। नजबगढ़ है, नजबगढ़ झील। नजबगढ़ झील जो यूपी के अंदर पड़ती है, इसके अंदर इसका विलय होता है। क्या होता है? विलय होता है। सॉरी, यूपी के क्या, हरियाणा के अंदर, यूपी के नहीं हरियाणा के अंदर इसका विलय होता है। बात की इस नदी के किनारे सभ्यता विकसित है। इस सभ्यता का नाम, जयपुर के अंदर एक सभ्यता है जिस सभ्यता का नाम क्या है? जिस सभ्यता का नाम है, इस सब नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई है, जिस सभ्यता का नाम क्या है? जोधपुरा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में आगे हम बात करेंगे। और जोधपुरा सभ्यता इसी से एक राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है जिसका नाम है NH 8, जो कहाँ से निकलता है? जो जयपुर से दिल्ली को कनेक्ट करता है। इस एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस राजमार्ग का क्या नाम है? NH 8, लेकिन वर्तमान में इसका नया नाम है NH 48। वर्तमान में इसका नाम क्या है? NH 48 है। पहले इसका नाम था NH 8 था। क्या था सर? NH 8। वर्तमान में इसका नाम क्या है? NH 48 से इसका वर्तमान में नाम। तो ये नदी NH 48 या NH 8 के समांतर गुजरने वाली नदी है। पूछा गया कि वह कौन सी नदी है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 या NH 48 के समांतर गुजरती है, तो उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है साबी नदी या साहिबा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहिबा नदी भी कहते हैं। साहिबा नदी भी कहते हैं। साहिबा या साबी नदी। और इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है, जिस सभ्यता का क्या नाम है? जिस सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता। तो ये थी साबी नदी के बारे में। इस नदी के ऊपर कोई बांध बना नहीं है। उससे आगे हम बात करते हैं कि ये जो सर्वाधिक बहती है वो सर्वाधिक किस जिले के अंदर बहती है? सर्वाधिक बहती है उस जिले का नाम है भाई अलवर। क्या है? अलवर। तो साबी नदी के बारे में एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सेवर की पहाड़ियाँ से होती हुई जयपुर से होती है, अलवर से गुजरती है, और अलवर के बाद ये नदी अपना जल ले जाती है नसबगढ़ झील, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर पड़ती है। उस झील के अंदर ये अपना जल ले जाती है। उससे आगे हम इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है। इस सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता।
और इस नदी ये नदी NH8 या NH48 को 2 बार या इसके समांतर चलती है। इसके समांतर चलने वाली नदी कौन सी है? साबी नदी है। NH48 के समांतर चलने वाली नदी कौन सी है? साबी नदी है। तो साबी नदी के नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं? साबी नदी के जो थ्योरी है, साबी नदी की थ्योरी हम लिखते हैं। पहले हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के बाद हम थ्योरी लिखते हैं। यही हमारी इस क्लास की क्या है? खास बात है। उसके अंदर हम पहले बात करते हैं कि उद्गम कहाँ होता है। कहाँ होता है उद्गम होता है सर सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? सेवर की पहाड़ियाँ पड़ती है सर जयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है सर? जयपुर के अंदर पड़ती है। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर पड़ती है। और इसका विलय कहाँ होता है सर? विलय होता है नजफगढ़, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर पड़ती है। हरियाणा नसबगढ़ हरियाणा के अंदर। नसबगढ़ क्या है? ये झील है। नसबगढ़ झील के अंदर इसका क्या होता है? विलय होता है। उससे आगे इसका बहाव क्षेत्र देख ले पहले सर। बहाव क्षेत्र यानी किस जिलों के अंदर बहती है? तो बहाव क्षेत्र के ऊपर हम बात करें तो पहला है हमारी पहली बात है जयपुर से गुजरती है। जयपुर के बाद ये सर अलवर के अंदर आती है। और अलवर में यानी सर्वाधिक अलवर की प्रमुख कह सकते हैं कि अलवर की प्रमुख नदी भी कह सकते हैं। अलवर की प्रमुख नदी कौन सी है? अलवर की प्रमुख नदी साबी नदी है। अन्य नाम तो हमने अन्य नाम यहीं देख लो। साइबा नदी क्या कहते हैं? साइबा नदी कहते हैं। साइबा नदी के सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई। जिस सभ्यता का नाम क्या है? जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है सर? जयपुर के बारे में जयपुर के अंदर है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी ले ले कि सभ्यता का उत्खनन क्या किसने किया और सभ्यता के बारे में तो लिख ले पॉइंट थोड़ा। खोजकर्ता कौन है सर? खोजकर्ता है कौन है? खोजकर्ता है RC अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल। और इस सभ्यता में सुंगकालीन व कुषाणकालीन अवशेष मिले। क्या मिले? कालीन अवशेष मिले। उसके बाद में इस सभ्यता में अलग अलग पांच सभ्यताओं का एक स्थान पर क्या अलग अलग जो 5 सभ्यताएं थी, 5 सभ्यता इस एक स्थान पर देखने को मिलती है। अलग अलग 5 सभ्यताओं का अलग अलग 5 सभ्यता यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ अलग अलग 5 सभ्यताएं देखने को मिलती है। यहाँ देखने को मिलती है। उससे आगे ये होगी हमारी। अब इस नदी के ऊपर हमने बात कर ली और बात करा इस नदी के ऊपर हमने देखो बात की इस नदी की जो NH48 के समांतर गुजरती है। तो NH48 या 8 के समांतर गुजरती है। समांतर गुजरती है। तो ये थी हमारी साबी नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता था? जिसका उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता था। उससे आगे बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है अंतिम नदी है आंतरिक प्रवाह की। उस नदी का नाम है हमारी कौन सी नदी है? रूपारेल। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी के ऊपर हम क्या करते हैं? आज बात करते हैं।
रूपारेल नदी के ऊपर। कौन सी नदी हमारी है? रूपारेल नदी। तो नदी है रूपारेल, रूपारेल नदी। कौन सी नदी है सर? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के बारे में बात करो तो रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? अलवर में पड़ती है। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियों से ये राजस्थान के अंदर जो मोती झील भरतपुर के अंदर बनी है उसके अंदर ये अपना जल का विलय करता है। यहाँ से हम सुजान गंगा नहर निकाली गई है मोती झील से। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाल कर हम बात करेंगे लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ जो भरतपुर के अंदर है, इसके चारों तरफ एक नहर बनाई गई है, यानी एक खाई बनाई है, जिसके अंदर इसका क्या लिया जाता है, क्या ले जाया जाता है? पानी ले जाए। उसके अंदर हम उसके भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं साबी नदी के बारे में। तो साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है सर? साबी नदी का उद्गम स्थल, साबी नदी का, सॉरी क्या साबी अभी भी दिमाग में घूम रही है। चलिए नाम क्या है सर? नाम है हमारा रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? रूपारेल। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर होता है और अंतिम स्थान का? उदयनाथ की पहाड़ी है। उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ सर कहाँ पर पड़ती है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ पड़ती है सर हमारी अलवर के अंदर। कौन कहाँ की जिले के अंदर पड़ती है? अलवर के अंदर पड़ती है। अलवर से ये नदी अपना बहाव क्षेत्र ले जाती है भरतपुर के अंदर। अलवर और भरतपुर दो जिलों के अंदर बहती है और इसका अंतिम पॉइंट है मोती सागर, मोती झील। मोती झील या मोती सागर झील भी हम कह सकते हैं। मोती या मोती सागर झील भी हम कह सकते हैं, जो कहाँ पर पड़ती है? भरतपुर के अंदर पड़ती है। यहाँ पर इसका क्या है? अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है। इसके ऊपर एक बांध बना है, सीकरी बांध। सीकरी बांध, सीकरी बांध बना है, सीकरी बांध बना है। रूपारेल नदी उदयपुर की पहाड़ियों से, सॉरी वो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, अलवर में बहती है, बाव क्षेत्र विलुप्त। और इसके किनारे एक भरतपुर के अंदर एक सभ्यता विकसित है जिसका नाम है नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है सर? नोह सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से नहर निकाली गई है, कौन सी? सुजान गंगा, सुजान गंगा। और यहाँ पर जो लोहागढ़ दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ एक खाई बनी है, उस खाई को क्या क्या पहुँचाया जाता है? पानी पहुँचाया जाता है। कौन सी? सुजान गंगा नहर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सुजान गंगा नहर बनी हुई है। सुजान गंगा, जूनागढ़ दुर्ग जो राजस्थान का अंतिम दुर्ग है, यानी जो मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है कि जल को जल आपूर्ति की जाती है इस नदी के पास। तो यही इस नदी की खासियत बात थी। अब इस नदी के नोट्स बना रहे, उसके अंदर हम सुजान गंगा या लोहागढ़ दुर्ग के बारे में भी बात करेंगे। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर हम बात करेंगे। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर? उदगम, उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम सर उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि मैं बार बार बोलूँ और आपको एक बार ही पढ़ने की जरूरत है। यानी कहा जाता है कि बार बार बोलने से क्या होता है कि याद जल्दी होता है। बार बार बोलने से याद जल्दी होता है। कहाँ से होता है? अलवर से होता है। क्या होता है सर? अलवर से होता है। इसका अंतिम बिंदु यानी विलय स्थान, विलय है सर कहाँ पर होता है? मोती झील कहाँ पर पड़ती है? मोती झील पड़ती है सर हमारी, मोती झील पड़ती है सर भरतपुर में, भरतपुर के अंदर पड़ती है सर मोती झील, वहाँ पर इसका विलय होता है। सर बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र सर कौन सा है बहाव क्षेत्र? बहाव क्षेत्र है सर भरतपुर, अलवर पहले लिख दो। कोई कहेगा सर गलत क्यों लिखती हो, पहले अलवर आना सही। तो अलवर, अलवर के बाद सर भरतपुर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है, नोह सभ्यता। जो नोह सभ्यता सर कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। तो बात कर ले नोह सभ्यता के ऊपर। नोह सभ्यता सर कहाँ पर पड़ती है? नोह सभ्यता, नोह सभ्यता। पहली बात करती लोह युगीन सभ्यता। कौन सी? लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ से जो मृत भांड प्राप्त हुई है, मृत भांडों पर
स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए। स्वास्तिक यानी जो ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं? स्वास्तिक। जो यहाँ से जो मृत भांड प्राप्त हुए थे उस मृत भांडों पर स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए। और मौर्य कालीन सभ्यता है, ये मौर्य का कालीन कौन सी है? सभ्यता है, मौर्य कालीन सभ्यता है। और बात करो तो यहाँ से हमें गौरी या पक्षी का खिलौना प्राप्त हुआ है। और इस सभ्यता का उत्खनन बात करो तो आर सी अग्रवाल ने किया है। नदी तो रूपारेल आपको पता ही है। उससे आगे हम बात करते हैं, इस नदी के ऊपर बांध बना है, उस बांध का नाम है सीकरी बांध। कौन सा बांध है सर? सीकरी बांध। सीकरी बांध कहाँ पर बना है? सीकरी बांध बना है सर, ये सीकरी बांध बना है सर भरतपुर के अंदर ये बांध बना है, सीकरी बांध। सीकरी बांध कहाँ पर बना है? भरतपुर के अंदर बना है। इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है सीकरी बांध। अब आगे बात करते हैं हम इस झील के ऊपर, जिस झील का नाम है मोती सागर झील, क्योंकि इसी नदी के ऊपर आती है। तो हम बात कर लेते हैं इस झील के ऊपर, जिस झील का नाम है मोती झील या मोती सागर झील। बात करते हैं मोती झील जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहती है। जीवन रेखा कहती है, क्या कहती है? भरतपुर की जीवन रेखा कहती है। इसी मोती झील से एक नहर निकाल गई है जिसका नाम है सुजान गंगा। क्या नाम है सर? सुजान गंगा। पूछा गया सुजान गंगा। लोहागढ़ दुर्ग, ये लोहागढ़ दुर्ग है। इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ एक खाई बनाई गई है। इस खाई के अंदर पानी पहुंचाया जाता है। या इस कह सकते हैं लोहागढ़ दुर्ग में जलापूर्ति भी की जाती है। लोहागढ़ दुर्ग में क्या कहते हैं? जलापूर्ति की जाती है। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है और नहर निकाल दी जाती है इस नदी से। कौन सी नदी है? नदी रूपाली नदी पर एक झील बनी है जिसका नाम, यहाँ से नील हरित शैवाल पाई जाती है। शैवाल पाई जाती है जिससे जैविक खाद बनाई जाती है। क्या कि जिसका प्रयोग जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है। क्या कहता है? जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है। खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो ये थी हमारी कौन सी झील? मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। लोहागढ़ दुर्ग बना है, लोहागढ़ दुर्ग इसके पास है। और इसी से मोती सागर झील से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सुजान गंगा नहर निकाली गई है। और सुजान गंगा नहर से इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ एक खाई खुदाई गई है। उस खाई के अंदर क्या की जाती है? पानी की सप्लाई की जाती है और लोहागढ़ दुर्ग में भी पानी पहुंचाया जाता है। और इस झील के अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं जिसका उपयोग जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है। करते हैं। तो ये थी हमारी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। कौन सी नदियाँ सर? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। एक जाते समय अंतिम में एक ट्रिक के बारे में बात करो। हागेबो अपनी सैम्बो हमारी जो सैम्बो वो पहले बारी हमारी थी कि काकासा आंतरिक प्रवाह वाले काकासा आज मैं रूप घख गांव गया, सॉरी गया क्या गाय लेके गया। तो काका से हमारी हो जाएगी कांतली नदी जो हनुमानगढ़ और
हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर बहती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ी कालका के स्थल से निकलती है। उसके बाद आ जाएगी हमारी काकनीय नदी जो भुज झील का निर्माण करती है। जैसलमेर के अंदर मोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। उससे आ जाएगी हमारी साबी नदी जो हमारी कहाँ से निकलती है, जो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर की पहाड़ियाँ भरतपुर के अंदर है। उसके बाद में मेंथा नदी के बारे में बात करते हैं तो मेंथा नदी के ऊपर बात करी तो मेंथा नदी कहाँ से निकलती है, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ से निकलती है। और मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, जयपुर। उसके बाद हमने की रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियाँ से निकलती है। उसके बाद ही रूपारेल नदी जो कहाँ से निकलती है, जो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी, कांकई नदी, घग्गर नदी, ये कांतली नदी बहती है हमारी ये बहती है झुंझुनू और सीकर के अंदर बहती है। हमने गलत पढ़ा, झुंझुनू और सीकर के अंदर बहती है। और ये जो घग्गर नदी है, ये नदी बहती है हमारी हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर बहती है। उसके बाद ये साइलेंट है और ख से हो जाएगी हमारे खारी नदी और खंडेला नदी। तो कितनी नदी होगी, कितनी नदियों के बारे में मैंने बात की। कांतली नदी, काके नदी, खारी नदी, साबी नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी, घग्गर नदी, खारी नदी और खंडेला नदी। तो इस नदियों के बारे में मैंने बात की, विस्तार से बात की। और उस टॉपिक यानी उस बिंदुओं पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया जो एग्जाम के अंदर पूछे गए और पूछे जाने की भी ज़्यादा संभावना है। तो आशा करता हूं कि मैंने जो ये एक पार्ट आपको नदियों वाला पढ़ाया है, आंतरिक अपवाह तंत्र, ये आपको अच्छे से याद हुआ होगा और आशा करता हूं याद होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आगे बात करेंगे जो बसी हुई नदियाँ है, 2 पार्ट हमारे बचे हैं, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तो कल हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र के ऊपर बात करेंगे। और आप भी अगर हो सकता है तो आप अरब सागरीय अपवाह तंत्र है उसको पढ़ के आना, और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा तो आपको और भी अच्छा याद होगा। तो विदाई लेना चाहता हूँ आप सभी से। राम राम, जय हिंद। मिलेंगे का नए जोश के साथ, नई उत्साह के साथ, नई क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।